बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। दिस इज़ मी सुहाब अफजल और ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं हरमीत सिंह। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। लेकिन हरमीत आज तो आप येलो डर्टी फेलो बने हुए हैं, बट ऑल दो मैं आपसे हमेशा कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ कि आपके रंग और आपके दस्तार के रंग जो हैं वो हर जगह लोगों को पसंद भी बहुत आते हैं, लोग अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। लेकिन आपने आजकल अपने राइट लेफ्ट देखे हैं, आपको ज़्यादातर रंग जो नज़र आ रहे होंगे वो इंतखाबात के हैं, जो कि सर चढ़ कर बोल रहे हैं। तमाम छोटी और बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त इंतखाबी मुहिम में ज़ोरों शोरों से लगी तो हुई हैं, लेकिन अगर देखें नून लीग के अंदरूनी मामला टिकट की तकसीम को लेकर जो भी थे ना, अब वो मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो गए हैं। बिकॉज हमने उकाड़ा में मरियम नवाज को खिताब करते हुए देखा और कल फिर लाहौर में भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी जोर आजमाई की। हाँ, ऑन स्क्रीन शहबाज शरीफ को या मोहम्मद नवाज शरीफ को तो मैं आज सच नहीं देख रहे, लेकिन मरियम नवाज हमें इस हवाले से काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं। और एक और ख़बर जो इर्द गिर्द राइट लेफ्ट आप सुन रहे होंगे या सुनने में आ रही होगी वो ये कि ना सिर्फ PTI बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक ऐसी जमात है जिसमें पाकिस्तान में लाहौर शहर में 7 ऐसे उनके इंतखाबी उम्मीदवार हैं जिनको तीर का निशान अलॉट नहीं किया गया। तो खाली ये PTI नहीं है बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। और इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस तो कर लेते हैं हरमीत, लेकिन स्क्रीन के अलावा अगर हम कहीं बैठे चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, दोपहर का, सुबह का या डिनर कर रहे हो, तो ये बात ज़रूर कोई ना कोई उस महफिल में कर देता है कि इंतखाबात नहीं होने, इंतखाबात का कोई चांस नहीं। देखिए, हमारा मुल्क सियासी तौर पर वो इतना सियासी हो चुका है कि आप जिधर भी जाएं, जहां पे भी जाएं, यही बात, इनकी बातों के अलावा हमें आगे न जाने का कोई रास्ता हमारे लीडर्स ने दिखाया है, ना कोई अच्छी सी कोई प्लानिंग की गई है। आप किसी और मुल्क जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, किसी को नहीं पता होता कि कल कौन सा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ ट्रेन में सफ़र करे, ये चीज़ों मैटर नहीं करती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि सारी डिस्कशन यही होती है, गरीब आदमी को कुछ मिलता नहीं है। ये जो पार्लियामान के ऐवानों में पहुंचने वाले लोग होते हैं, ये 5 साल अभी आएंगे, किसी न किसी जगह में ये इनको ताज़ियतें भी याद आएंगी, लोगों की गम खुशियों में भी शरीक होंगे। लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, अच्छा एक और चीज, बड़ी बड़ी पुरानी रिश्तेदारियां निकालने आते हैं। यानी इनसे बड़े एक्टर आपने देखे नहीं होंगे, जो बॉलीवुड के, लॉलीवुड के जितने भी बड़े एक्टर हैं वो सब मेरे ख्याल में इस वक्त आपको हलकों में नजर आएंगे। तो ये एक्टर फिर भूल जाते हैं उन तमाम तरह उस कैरेक्टर को जिन्होंने हलकों में निभाया होता है और निभाने का वादा किया होता है। ये जब पार्लियामान में जाते हैं 5 साल के ये गायब हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि सियासी से गहमा गहमी हम देख रहे हैं। सिर्फ बिलावल भुट्टो हमें नजर आते हैं, मरियम नवाज साहब नजर आती है, इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज साहब लीड कर रही है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा इंतजार भी किया जा रहा है, लेकिन तीसरा महीना है, नवाज शरीफ साहब कहीं नजर नहीं आते। हाँ, मीटिंग्स वगैरह में नजर आते हैं। सो दूसरी बात जो आपने की हमजा के हवाले से, शहबाज के हवाले से, तो बहुत सारी चीजें है ऐसी खबरें, अंदर की खबरें कि कहीं ना कहीं आप अंदाजा, टिकटों की तकसीम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो है हमजा को पंजाब से निकाल दिया गया है। और इसी तरह दीगर जो लोग हैं, तलाल चौधरी है, दूसरे चौधरी साहब जो थे, जिन्होंने यानी उस वक्त जब मुश्किल वक्त था अदालतों में, उस वक्त साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त, तो तब बात करना बड़ा मुश्किल होता था। तो उस वक्त वो बात किया करते थे नून लीग के हवाले से। आज उन के हवाले से जो खबरें आई हैं वो भी कहीं ना कहीं मायूसी में है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीजें सेटल डाउन हो चुकी है नून लीग के अंदर। लेकिन एक अफसोसनाक खबर जो है वो शामिल करना भी लाजमी है। ईरान ने फिर बलूचिस्तान पर मिसाइल दागे हैं, जिसमें तकरीबन 2 बच्चियां शहीद हो चुकी हैं। और पाकिस्तान ने उमूमन आप कह सकते हैं कि वही एहतजाजी मरासला जो है वो थमा दी है। और सोहा, अगर हम बात करें खासकर खवातीन के हवाले से, नौजवान खवातीन भी आजकल हमें मुख्तलिफ फील्ड में बड़े ज़बरदस्त किस्म के कारनामे सर अंजाम देती नज़र आती हैं। और बाइक की बात की जाए, वैसे मेरी हैवी बाइक तो मेरी फेवरेट है, लेकिन फिर ऐसी बाइक और एक खातून ने बनाई हो, एक नौजवान तलबा है उसने बनाई है और बड़ी हैरान कौन सी है, बड़े मजे की बाइक है। तो मैं चाहता हूं कि उनसे भी मुलाकात की जाए। और हरमीत, आपको पता है ऐसी चीजें जब सोशल मीडिया पे आती हैं और पब्लिक का रिव्यू जो वहां पे आता है ना, वो बहुत ही ऐसा होता है कि आपके जैसे कहते हैं ना, खून डबल कर देने वाली तारीफ। तो बेसिकली इस वक्त शहर को जो तारीफ मिल रही है सोशल मीडिया पे, NC की स्टूडेंट है, प्रोडक्ट डिजाइन की स्टूडेंट है और इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक उन्होंने बनाई है। कोई आम राइट लेफ्ट बाइक भी नहीं बनाई उन्होंने ना। उन्होंने कहा काम करना तो फिर ऐसे ही करना है कि किसी ने कभी वो काम ना किया और करने
سے پہلے بھی آپ ہزار دفعہ سوچیں. لیکن اب اس وقت ہم بات اس بارے میں کریں گے کیا ہماری صنعت اور ہماری لوکل صنعت جو ہے کیا اس میں ایسے لوگ, ایسا ٹیلنٹ, ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو کہ اس انڈسٹری کو مزید گروم کر سکتے ہیں, اس کی گروتھ کے لیے وہ خود سے اگر بغیر وسائل کے اتنا اچھا اور پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں تو تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر کتنے اچھے سے اس انڈسٹری کو نرش کیا جا سکتا ہے. اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. لیکن پہلے سحر رفیق سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں جنہوں نے یہ بائک بیسیکلی بنائی ہیں. وہ آج ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پبلک میں موجود ہیں. السلام علیکم سحر, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. سحر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک. سر بتائیں کہ اوبیسلی پروڈکٹ ڈیزائن ایک ایسی ڈگری ہے اور آپ بیچلر کر رہی ہیں اس میں, اور این سی اے چونکہ ایک ایسا ادارہ ہے ہمیشہ ایسے اسٹوڈنٹس نکالے ہیں انہوں نے جو بہت ہی زبردست کام کرتے ہیں فیلڈ میں بھی. سو فرام ویئر یو گاٹ دس آئیڈیا بیسکلی؟ مجھے آئیڈیا یہاں سے آیا کیونکہ میرے گھر میں بھی بائکس ہیں تو, لیکن وہ پیٹرول بائکس ہیں ہیوی, تو میرے بھائی کو اور سب کو شوق تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ہیوی میں لیکن الیکٹرک بائک بناؤں. اوکے, لیکن پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے چلیں آپ کنونس ہو گئی اس بات پہ کہ الیکٹرک کروزر بائک جو ہے وہ بناتے ہیں. کتنا ٹائم لگا سر آپ کو اس کو بنانے میں, اور آپ نے جو ڈیزائن کیا تھا, جو پروڈکٹ سوچی تھی, کیا وہ بالکل ویسی بنی ہے؟ 90% ابھی ویسی بنی ہے, ابھی اس پہ کام ہوگا اور تو, لیکن بہت شارٹ تھا, مجھے 3 months لگے ہیں اس کو بنانے میں تو, لیکن کوشش یہ ہے کہ ابھی اس کو میں اور اچھا کروں گی. 10% باقی ہے اس کا مطلب. سحر, اگر ہم بات کریں, ظاہری بات ہے بھائیوں کو دیکھ کے آپ نے سوچا کہ پیٹرول کا خرچہ ہے اس کو بھی ختم کر لیتے ہیں, لیکن کیا بائک کبھی چلائی ہے آپ نے, یا ایسا شوق رکھتی ہیں آپ کے بنائیے تو ہیوی بائک بنائیے اور چلانا بھی میں نے فیسنیٹ کرتی ہے لیکن میں نے چلائی نہیں ہے. اچھا, مطلب صرف بھائیوں کی تکلیف اور دکھ کو دیکھتے ہوئے نا کہ بھئی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا, اپنے بھائی کو میں نے پورا بھائی کیا اس جیسے بہت سارے بھائی جو بہت زیادہ پریشان ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے. اچھا سر یہ بتائیے جو آپ 10% کی بات کر رہی ہے نا کہ 10% ابھی تھوڑے سے کام اور کئی تھوڑا آپ کو لگتا ہے کہ لیگ کر رہی ہے پروڈکٹ نا, تو آپ کو جو ریویو ٹیچرس کی طرف سے مل رہا ہے, اوبیسلی آپ ڈگری کر رہی ہیں تو بہت سارا ریویو آپ کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مل رہا ہوگا, انہوں نے بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے سارے پروجیکٹ میں؟ جی, ٹیچرز نے کافی ہیلپ کی اور مجھے ریویوز کافی اچھے مل رہے ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈسپلے چل رہا ہے 21 تک, تو پبلک کے ریویوز بھی کافی اچھے آ رہے ہیں, خاص طور پہ لڑکوں کو بہت پسند آ رہی ہے. اچھا اچھے سے یہ جو ریویو بھی آ رہا ہے, آپ نے اس کو صرف بنانے کے بعد اس کی جو آپ ایکسپیریمنٹ اگر کہہ لیں بھائی نے کیا یا ڈپارٹمنٹ نے کیا, یونیورسٹی نے کیا, وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا تھا؟ اس کو بعد میں جب یہ اسمبل وغیرہ ہو گئی تو بعد میں بابا نے گھر میں چلائی تھی, لیکن ادھر چلانے کی اجازت نہیں ہے ڈسپلے میں. اچھا سر, ایک اور چیز, آپ جیسے نوجوان جو ہیں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ, اور ماشاءاللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے پروجیکٹس جو ہمارے سامنے آتے ہیں مختلف یونیورسٹی کے طلباء جو ہیں. سحر ہم دیکھیں آس پڑوس میں دیکھیں, ہمیں بڑی ہیوی قسم کی بائکس اور اس کی جو قیمتیں ہیں بہت کم ہوتی ہیں. اسی طرح گاڑیوں کی بات کی جائے تو جو اس وقت پاکستان میں جو گاڑیاں ہیں اس کی قیمتیں 35-36 لاکھ جو نارمل گاڑی اس کی ہو چکی ہے, تو پڑوس میں ہمارے دیکھیں تو بھارت میں وہی گاڑی آپ کو 3-4 لاکھ روپے میں مل جاتی ہے. انڈسٹری کی بات کی جائے, آپ جیسے نوجوان سے اگر خدمات لی جائیں, حکومت تھوڑی بہت سپورٹ کرے, تو ہم اپنی انڈسٹری کو بلڈ بھی کس طرح کر سکتے ہیں اور پھر کتنا فائدہ ملک اور صنعت کو پہنچا سکتے ہیں؟ ابھی تک ایسی بائک جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, لیکن الیکٹرک بائک جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ ٹیکس ریبیٹ ہے, ٹیکس نہیں ہے وہ پیٹرول بائکس کے مقابلے میں اس پہ, تو اس سے میرے خیال سے کہ کافی فائدہ ہو سکتا ہے عوام کو. اور بھائیوں کو تو آپ نے فائدہ پہنچایا, تو ساتھ میں جائیں گے پھر یونیورسٹی وغیرہ, بھائی آگے چلا تو آپ ہے نہیں, چلاتی تو آپ ہے نہیں, آپ نے سیکھنا بھی نہیں ہے. سیکھنا ویسے ہے, دل کرتا ہے کہ ہاں ویسے بلٹ چلا ہی لے لیں. سیکھوں گی. ہاں اچھا سر, ایک اور چیز, اوبیسلی آپ جب پروڈکٹ ڈیزائن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے پروڈکٹ کو ڈیزائن کیا, جو سوچا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے کافی ٹائم بھی لگایا, لیکن جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وین اٹ کمز ٹو ٹیک ڈپارٹمنٹ, تو اس کے لیے آپ نے کس کی ہیلپ لی ہے, اس کو بھی آپ نے خود ریسرچ کیا؟ میرے بابا نے میری کافی ہیلپ کی ہے, بابا نے کافی ہیلپ کی ہے, وہ سارا کچھ انہی کی وجہ سے ہی ہوا ہے. تو ابا نے صرف اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ڈالی ہے, یا وہ بھی انجینئر اور سم تھنگ؟ نہیں, وہ انجینئر نہیں ہے, لیکن ان کو انجینئرنگ کا شوق تھا بہت, اس وجہ سے انہوں نے اپنا شوق بھی میرے تھرو ہی پورا کیا ہے.
अच्छा हरमीत, वैसे एक शहर बात मुझसे ठीक है। वैसे अगर हम देखें, हम कोई ऐसी चीज देखते हैं, जाहिर बात है हमें अच्छी लगती है कि हाँ ये हमने देखी और इसी डिजाइन के हमने बनाई। जो बाइक आपने बनाई है, कोई हॉलीवुड की, बॉलीवुड की कोई फिल्म वगैरह देखी थी या वैसे कहा कि नहीं ये मुझे डिजाइन बेसिकली हार्ले डेविडसन काफी पसंद थी। अच्छा। उसका वी रोड वाला जो मॉडल है, तो मैंने उससे इंस्पायर होकर अपनी बाइक चलो, डिजाइन की थी। अगर शहर इंस्पायर होने की बात आ गई है ना, तो अब हमें क्विकली ये भी बता दो कि जितनी आपने रिसर्च की है हार्ले को जी, लेके, जी। या जितने भी आपके एक्सपर्टीज हैं, आप बहुत सारे इंटरनेट पे आपको कंटेंट मिल जाता है इस तरह से, तो थॉरली आपने क्या क्या स्टडी किया और कितना टाइम लगा इसको यहाँ तक लेके आने में? हार्ले का बेसिकली मुझे उसका ऊपर से डिजाइन ही इंस्पायर करता था, तो उसी को देख के फिर मैंने रिसर्च वगैरह भी की कि पाकिस्तान में अभी तक कौन सी बाइक नहीं है। तो रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक में क्रूजर बाइक नहीं है पाकिस्तान में। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वही डिजाइन करूं जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। अच्छा तो सर, इसलिए मैंने क्रूजर बाइक डिजाइन की। क्रूजर बाइक, तो दैट सीम्स टू बी साउंड्स डिफरेंट और परफॉर्मेंस भी बड़ी डिफरेंट है। लेकिन अब बात कर लेते हैं अपनी लोकल मार्केट की, लोकल इंडस्ट्री की, पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें, तो हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छा है, कोई इसमें कोई लूप होल्स हैं। आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको भी बहुत रिव्यू आ रहा होगा, मुख्तलिफ कंपनीज या मुख्तलिफ जो कंसर्न है इस वक्त इन्वेस्टर्स, क्या उनकी जानिब से भी कोई राब्ता शाब्ता हुआ आपसे? अभी कंपनीज की तरफ से तो नहीं है, वैसे एक दो मतलब काफी मतलब लोग आए हैं जो मेरी बाइक का कि हम खरीदना चाहते हैं ये वो, और आप दोबारा मार्केट में कब लाएंगी। तो कोशिश है कि इसको विद इन 1 ईयर हम मार्केट में लॉन्च करें इंशाल्लाह, एज सून एज शहर पॉसिबल। अगर हम देखें, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी ऐलान जो गुज़श्ता रोज किया गया था, गुज़श्ता हफ्ते किया गया था मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, कि जो बच्चे तलबा हैं, खासकर ख़वातीन हैं, उनको बाइक्स दी जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक बाइक के हवाले से बात की गई थी। तो आपके साथ अगर कोई इस तरह कांटेक्ट होता है तो कितना फायदा आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पहुंचा सकती हैं, और ये काम करके ये जो सनत है इसमें मजीद आप कहीं ना कहीं सनत को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिश कर सकती हैं? मेरी कोशिश ये थी कि वैसे अभी तक पाकिस्तान में कोई भी हमारी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो मेरा उस लिहाज से भी था कि मैं कोई ऐसी बनाऊं कि जो हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, कि हमारे मुल्क को भी उससे फायदा हो। अच्छा सर, लास्टली मुझे ये बताएं कि अगर हम टोटल ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ऑब्वियसली बीइंग अ स्टूडेंट भी आपने इस चीज़ का मार्जिन रखा होगा, फिर अब्बा ने तो ऑल दो हेल्प की, भाइयों ने भी की होगी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें आप क्या समझती हैं कि अगर कंपनीज़ के थ्रू या फिर पंजाब गवर्नमेंट आपसे ये इनिशिएट करने के लिए कहती है, तो कितनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी लगी और आप इसको किस तरह से लॉन्च करना चाहती हैं? इस पे जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है वो 5 लाख आई है, और अगर मार्केट में ये आए तो मैं अपनी बाइक की प्राइस 20 लाख रखना चाहूंगी। That's good. सर, why not you? इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक बना ली, लेकिन चलाई क्यों नहीं? प्रॉफिट कमाने का तो चले आपने सोच लिया, लेकिन पहले जरा खुद तो उसको राइड करें ताकि लोग भी और खवातीन भी इंस्पायर हो। इंशाल्लाह मैं उसको राइड करूंगी, मैं सीखूंगी। वो थोड़ी हैवी है, तो मुझे यही डर था कि डिस्प्ले से पहले कहीं टूट वगैरह ना जाए, डैमेज कहीं ना बच हो ना जाए। चले तो सर, इसलिए लास्टली मैं मेरी चाहती हूँ बाइक कि अच्छा में सा डिफरेंस ये है कि अभी तक जो पाकिस्तान में मोटर बाइक्स आई हैं वो हब मोटर है, लेकिन मेरी जो है वो मिड ड्राइव मोटर है। हब मोटर में इतनी पावर नहीं होती, जिसकी वजह से टॉप स्पीड और रेंज है वो काफी कम आती है। अभी तक जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो है उनकी टॉप स्पीड मैक्स 70 to 80 किलोमीटर पर आवर है, और जो रेंज है पर चार्ज में वो 100 किलोमीटर मैक्सिमम है। लेकिन मेरी बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 170 किलोमीटर पर आवर तक है। वो 300 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती थी, लेकिन हमने यहाँ की रोड्स के हिसाब से उसको कम शहर करके हैवी बाइक आपने बना लिया, तो आगे कोई इरादा है कि कोई ऐसी चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो, जिस तरह के आपने बात की कि बहुत सारी ऐसी मूवीज जिसमें चीजें आपने देखी और आपने सोचा ये मॉडल अपनाना चाहिए, आगे कोई इरादा रखती हैं या खर्चा बहुत लग गया इस बार? जरूर कोशिश करूंगी। अगर एक बना लिए तो फिर आगे भी तो आसमां और भी हैं। सहर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत सारी अप्रिसिएशन आपके लिए। किस तरह के टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद है हमारी इंडस्ट्री में, और अगर उनको यूटिलाइज़ करके हम अपनी इंडस्ट्री को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, तो ये इनिशिएटिव कंसर्न डिपार्टमेंट्स को और हुकूमत पंजाब को भी लेना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show और सियासत के मैदान से तो बड़ी खबरें हमने डिस्कस कर ली हरमीत, लेकिन अब अगर खेल के मैदान की बात करें तो कोई अच्छी खबरें वहाँ पे भी नहीं आ रही. इंतखाबी निशान तो खैर नहीं, लेकिन बल्ला इनके पास नहीं, उनके पास तो है ना. आप तो अपना बल्ला चला लें. अगर आप भी अपना बल्ला नहीं चलाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे आने वाले इंतखाबात में और अपने इस खेल के मैदान में, जहाँ पर हमें बड़ी उम्मीदें आप लोगों से. लेकिन चलिए हम बात करते हैं अगर न्यूजीलैंड की, तो आपको पता है ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक T20 हमारा हरमीत फेवरेट फॉर्मेट है और हमने अब तक जो मैचेस खेले बड़े सुपर डुपर. अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो T20 मैचेस जो न्यूजीलैंड के साथ रहे हैं उनकी तादाद 36 थी. 20 पाकिस्तान ने जीते, 15 जो है वो न्यूजीलैंड ने और एक जो है वो बगैर रिजल्ट के ही मैच रहा. लेकिन उसके बावजूद भी अब परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है. तीसरा मैच मुसलसल हम हार गए हैं. सो हरमीत आपके साथ गेस्ट मौजूद है इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में. सो ओवर टू यू. बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की. शुरुआत तो आपने जो बात की कि भाई साहब एक बल्ला तो चला गया. आपके पास जो बल्ला है तो चलाना चाहिए था ना. जो जिस बल्ले ने चलना था वो साइड पे हो गया, लेकिन जिस बल्ले को चलाना था वो बिल्कुल खामोश है. अहमद नजीब सती साहब हमारे साथ. ठीक है बाजी, हम देख रहे हैं टेस्ट मैच की अगर हम बात करें उसमें भी नाकामी, फिर अचानक T20 से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि बहुत सारी तब्दीलियां हुई, नए बॉलर आए, फील्डिंग में फिर चेंजेस है, विकेट कीपर चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी वहां से हमें सिर्फ मायूसी हुई. देखिए न्यूजीलैंड के साथ वैसे इससे स्टार्ट करें कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी 2-3 वजूहत हैं. उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड की जो पिचेस होती हैं वो बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली होती हैं, स्पेशली पर उनका जो होम ग्राउंड है वो बहुत यूज्ड टू होते हैं और बहुत डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं वो अपनी होम कंडीशंस में. हमारे यहाँ जो हमारा टेम्पलेट जरा डिफरेंट है. फिर न्यूजीलैंड को आप असल में मसला ये आ रहा है कि पहले देख लेते हैं आपको मेन मसला किससे हार रहे हैं. हमारे यहाँ बहुत तनकीद हुई बैटिंग के ऊपर. सॉरी जी बिल्कुल. इसका स्ट्राइक रेट इतना है, उसका स्ट्राइक रेट इतना है. बैटिंग के मसाइल अपनी जगह, लेकिन जो मेन जिस वजह से आप हार रहे हैं ना, जिसपे वो आपकी बॉलिंग है, जिस पर आप कम बात कर रहे हैं. आपकी बॉलिंग अंडर परफॉर्म कर रही है. हमारे यहाँ शुरू से एक स्लोगन दिया जाता है कि आपकी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास है. लेकिन सॉरी टू से आप इवन रिसेंटली जो बड़े वर्ल्ड कप है या जैसे बड़े टाइटल्स जो इवेंट्स हुए हैं उसके क्रंच मैचेस में आपको आपकी बॉलिंग ने हराया है, बैटिंग ने नहीं हराया मोस्ट ऑफ द मैचेस में. इसलिए हमें एक तो इस खुशफहमी से फिल वक्त के लिए एट दिस सिचुएशन निकल जाना चाहिए कि हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है. अहमद एक और चीज हमने देखा कि आपने जो बॉलिंग की बात की तो उसी तरफ हम आते हैं इस वक्त बैटिंग के हवाले से. कहीं ना कहीं हमें वो चीज जो ओपनिंग की शुरुआत कभी कभी रिजवान और बाबर किया करते थे उसमें भी तब्दीलियां हुई. आपको क्या लगता है कि ये तब्दीली ठीक थी या आया हमें दोबारा उस जिस तरह हम शुरुआत करते हैं वो होनी चाहिए? और इसी के साथ साथ ऐड कीजिएगा ये सवाल कि इफ्तिखार जो है वो भी हमें उसी तरह कामयाबी कोई हमें नजर नहीं आई. रन्स के हवाले से हमने देखा उनको, फिर हमने फील्डिंग में भी बहुत सारी नाकिस कारकर्दगी उनकी देखी. ऐसे में इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि आजम खान साहब जो हैं वो भी कोई अच्छा देखिए पर्सपेक्टिव सही रखने की बहुत जरूरत है. अगर आप सही चश्मा लेके चीज को नहीं देखेंगे तो आप गलत चीज देख पाएंगे. आपने असल में जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना, मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि आपने स्क्वाड गलत अनाउंस किया है. अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ना, फिर आप एक्सपेरिमेंट करें. फिर आपने सीनियर प्लेयर के चक्कर में नहीं जाना है. दुनिया जब आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इवन इंडिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अपनी पूरी नई टीम भेज देते हैं सिवाय 1-2-4 सीनियर्स के. ठीक है, फिर हार या जीत मैच की या सीरीज की पर्सपेक्टिव नहीं होता. पर्सपेक्टिव होता है प्लेयर ग्रूम करने का. अब जब इन्होंने टीम सेलेक्ट की है उसमें सारे सीनियर भी डाल दिए, जूनियर भी डाल दिए. अब ये कंफ्यूज है कि हम सीनियर खिलाएं या जूनियर खिलाएं. ठीक है, अब आपका मसला क्या आ रहा है कि अभी आप मैच खिला रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट खुल के कर भी नहीं रहे और जो है वो जाने भी नहीं दे रहे. इसी कंफ्यूजन के अंदर आप मार खा रहे हैं कि आप जो है वो आपसे वो चीजें ठीक पुल ऑफ नहीं हो रही हैं. अब न्यूजीलैंड की सिनेरियो की बात करते हैं, बैटिंग पे आते हैं. बैटिंग में न्यूजीलैंड है हाई स्कोरिंग वेन्यू. यहां पर आपको हाई स्कोरिंग शॉट्स, एक वर्ड स्पोर्ट्स में यूज होता है सीलिंग. सीलिंग ये कहते हैं कि एक प्लेयर अपने मैक्सिमम बेस्ट टच में हो, वो मैक्सिमम किस आउटपुट पे परफॉर्म कर सकता है. तो आपको बेस्ट सीलिंग प्लेयर टीम के अंदर सेट करने पड़ेंगे. जैसे अभी साइम अयूब, आप एक्सपेरिमेंट फेज में, हमें ये नहीं भूलना चाहिए साइम नया है, उसको टाइम लगेगा. बिल्कुल गॉड गिफ्टेड प्लेयर, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, टाइम लगेगा. हारिस को आपने सेलेक्ट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, बट वो भी एक हाई सीलिंग प्लेयर है T20 का. तो वो इनको टाइम लगेगा. अब आप कर क्या रहे थे? बेसिकली आपको करना ये चाहिए था कि आपको पहले पूरी सीरीज इन नौजवानों को देनी चाहिए थी. ओपन के ऊपर रिजवान और बाबर तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, आपको पता है वो डिलीवर भी क्या करेंगे, आपको पता अच्छा है. ये बताया कि एक तरफ तो जो बड़ी ज्यादा खबरें आ रही हैं और अच्छी खबरें नहीं होती पीसीबी के हवाले से.
पहले आपने देखा वर्ल्ड कप से जिस तरीके से हम आए, फिर कुछ ऑडियो जो है वो लीक हुई, उसके बाद बाबर की परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं उससे मुतासिर भी हुई, अभी भी हमें लगा, लेकिन बहरहाल अब T20 में हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, बैटिंग लाइन उसी तरह वो आए, दोबारा वापसी हुई। ये सारी चीजें कितनी असरअंदाज होती हैं खासकर परफॉर्मेंस पे, क्रिकेट पे, जब वो ऐसे बैनुल-अक़वामी सतह पर वो खेलते हैं, एक ऐसी पिच पर खेलते हैं जहां वो ज्यादा आदी ना हो। देखिए जो समंदर को कूजे में बंद किया जाए ना, तो ये सारे जो मसाइल आप देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम अंडर परफॉर्म कर रही है, उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। और उसको मैं पीछे लेके जाऊं तो जब तक आपकी सियासी मुदाखलत पीसीबी में नहीं बंद होगी तब तक आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरक्की नहीं कर सकता। कोई भी बंदा आए, आप इलेक्ट होकर आए, वो प्रॉपर 3 साल के लिए आए, उसको भरपूर काम करने का मौका दिया जाए, फिर नया बंदा उसी तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत नया बंदा आए। तो चूंकि आपके यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्रिकेट में बिल्कुल भी नहीं है, और एक जब आपके वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर है, जिस 2 बंदों का नाम लेते हैं, उनमें से पता होता है एक ने ही बनना है, वो जो बीओजी वाली वोटिंग होती है वो भी बराए नाम होती है। ऐसे ही है। तो इसी वजह से आपकी स्ट्रगल होता है हर बंदा। और फिर पीसीबी के जो सरबरा आप सबके सामने अब नाम उठा के देख लीजिए, कितने कॉम्पिटेंट लोग आए हैं, ना होने के बराबर हर शोबे जिंदगी से जिसका। अच्छा, एक और चीज पाजी, एक और चीज जो हमने देखी है वो ये है कि पूरी की पूरी ना यानी एक बहुत बड़ा स्क्वाड एक अलग से, भाई ये फील्डिंग का कोच है, इसके साथ फिर एक अलग बॉयज रखे हुए हैं। इसी तरह फिर हम आते हैं तो स्पिन बॉलिंग के हवाले से आपको पता है कि हमारे माजी के क्रिकेटर्स मुख्तलिफ क्रिकेट्स को सामने तो ले आए। एक साहब जो है वो निगरान हुकूमत में भी वजीर भी है, कभी कभी बूट पहन के बारिश में भी घूमता है, फिर वो क्रिकेट के लिए भी चला जाता है। ये सारी चीजों को आप कैसे देखते? इससे भी कोई इस्तिफादा नहीं हो, कोई फायदा नहीं उठाया हम लोगों ने? इनका जो तजुर्बा था, या इन्होंने तजुर्बे का उस तरह इनको फायदा नहीं दिया, या क्रिकेटर ने इनका फायदा नहीं लिया? देखिए सपोर्ट स्टाफ इसको कहते हैं, पूरी दुनिया में तो होता है। अब आपके सपोर्ट स्टाफ बहुत बड़ा हो गया, लेकिन नुक्ता जो मसला आ रहा है ना, वो मसला आ रहा है कि क्या जो लोग आपने स्पोर्ट्स स्टाफ में रखे हैं वो क्या कैपेबल भी हैं? अब आपने साबिक क्रिकेटर्स के नाम लिए हैं, ये क्रिकेटर तो हैं, लेकिन क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है, क्रिकेट में मैनेजरियल पोस्ट लेना अलग चीज है। अब आपने किसी को टीम डायरेक्टर लगाया, किसी को चीफ सिलेक्टर लगाया, किसी को और लगाया, इनका प्रायर एक्सपीरियंस इस जॉब से पहले क्या था? जीरो। जब आपने एक जॉब पहले की ही नहीं है और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नेशनल टीम के ऊपर, तो कैसे रिजल्ट ठीक आ सकते हैं? अच्छा अहमद, एक और चीज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरमीत ने इतने फैक्टर्स पर बात की है ना, दरअसल हमने अपने पूरे इस डिपार्टमेंट को, जिसको हम सो कॉल्ड पीसीबी कहते हैं, हमने इसे इतना सियासी कर दिया, इतना सियासी कर दिया कि सियासत जितनी यहाँ नजर आती है उतनी हमें तो सियासत के मैदान में नजर नहीं आती। लेकिन आप क्या समझते हैं इन सारे फैक्टर्स के अलावा कप्तानी कितना बड़ा फैक्टर हो सकती है? वर्ल्ड कप के बाद हमने जो टीम कॉम्बिनेशन देखा, जो हमने एक पहले सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली, फिर अब न्यूजीलैंड के साथ, आपको लगता है कि आगे पीछे चीज़ें परफॉर्मेंस खास तौर पे इसलिए भी हुई है क्योंकि हमने वो कप्तान को भी लूज किया है? देखिए टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर शाहीन अफरीदी को T20 का कप्तान नहीं होना चाहिए था। पहले तो वैसे मेरा यह है कि दुनिया में एक यूनिवर्सल रूल है कि कप्तान को पूरा जज करने के लिए उसको एक फेयर टाइम मिलना चाहिए, 6 माह 1 साल का। उसके बाद थोड़ा उसके एक एनालिसिस होना चाहिए कि उसकी कप्तानी कहां स्टैंड कर रही है। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स में शाहीन अफरीदी को क्यों नहीं होना चाहिए था? वो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस नीचे है, उसकी पेस नीचे है। पूरी दुनिया में जो प्रीमियर फास्ट बॉलर होते हैं उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में उनको रेस्ट करवाया जाता है, उनका वर्कलोड मैनेज किया जाता है और टेस्ट क्रिकेट में अवेलेबल किया जाता है। आपने अपने प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में रेस्ट कराया कि वो वाइट बॉल खेलेगा, उसको वाइट बॉल का कप्तान बनाया, मेक श्योर किया कि वो रेस्ट ना कर सके, और अभी वो इसके बाद वो IL T20 खेलने जा रहे हैं। तो एक मसला जो इस वक्त हमने वर्ल्ड कप से पहले देखा कि जब हमारी टीम में जा रही थी, बहुत सारी चीजें हमें सामने नजर आ रही थी। अब मामला यह है कि जून में आपका एक और वर्ल्ड कप T20 का शुरू होने वाला है। ये हालात हैं टीम के अंदर, आप देखें सियासी मामला तो उसका अमल दखल, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये सिचुएशन रही तो फिर उस वर्ल्ड कप में भी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि लोग तो हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, वो तो मैच देखना लोगों ने छोड़ दिया कि जाएंगे, वैसे भी हनीमून ट्रिप था उससे पहले वाला, अभी भी वहां से भी ऐसी परफॉर्मेंस आई? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख अगर आप उठा के देखेंगे तो हमेशा हर बड़े इवेंट से पहले हम अफरा तफरी में गए हैं। जो इवेंट हमने जीते हैं वो भी अपनी बस हमारी टीम क्लिक कर गई, टीम ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, कुछ मैचेस में हम जीत गए। ऐसा कभी भी शायद ही कभी हुआ कि हमने पहले भरपूर तैयारी की, बहुत जबरदस्त तरीके से हम गए हो, तो हम अफरा तफरी में गए हैं, अफरा तफरी में हारे, अफरा तफरी में जीते हैं। अच्छा एक और चीज सोहा, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है विकेट कीपिंग के हवाले से। रिजवान को क्यों हटाया, क्यों उधर
کھلایا کیوں ہونا چاہیے. اعظم خان کے حوالے سے کچھ میچز میں نے بھی دیکھے کہ پرفارمنس مجھے وکٹ کیپنگ میں نہیں مطمئن تھا. شاید آپ سینئر ہیں اس چیز میں, عمر میں مجھ سے سینئر نہیں ہے لیکن تجربہ رکھتے ہیں اسپورٹس میں, تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ملاپ تھا ایک کو ہٹا کے دوسرے کو لگانا, یہ تجربہ کچھ کامیاب آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے پوری دنیا کے ماڈرن ڈے ورلڈ جو سپورٹس ہے نا, آپ مجھے کسی بھی فزیکل سپورٹس میں اس حیت کا پلیئر دکھا دیں جو ٹاپ لیول پر آتا ہو, آپ کو نہیں ملے گا. ٹینس اٹھا کے دیکھ لیں, جو ٹاپ پلیئرز ہوتے ہیں دنیا میں سپورٹس کے, وہ ٹاپ فٹسٹ پلیئر بھی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے. اچھا جو اب آپ, میں تو بالکل اگینسٹ تھا کہ یار یہ ایک سپورٹس کی ساتھ ایک مذاق ہے کہ اس طرح کا پلیئر سلیکٹ کرنا. میں اس کی بیٹنگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, بیٹنگ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, لیکن جو کیپنگ ہے نا, اب آپ مجھے دیکھیں دونوں, ایک طرف کنواں ہے ایک طرف کھائی ہے, آپ اس سے وکٹ کیپنگ کرائیں گے تو مسائل, فیلڈنگ کہاں کرائیں گے, بیچارہ بھاگ نہیں سکتا ہے. سو پرابلم یہ ہے, ایز اے بیٹسمین بھی آپ کھلاتے ہیں تو مسئلہ ہے. آپ کے پاس محمد حارث ہے پشاور سے, ڈائنامک وکٹ کیپر, پشاور سے محمد رضوان بھی ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ وکٹ کیپر. آپ کے لیے وکٹ یعنی آپ نے جو بات کی نا, مجھے ہندی کا ایک لفظ یاد آ گیا, بٹ بہرحال میں نہیں استعمال کرتے وہ لفظ جو کرکٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. ہرمیت مشکل سے سینسر کر پاتا ہے, ہرمیت مشکل سے سینسر کر پاتا ہے, لیکن چلیے اگر اس نے کر لیا ہے تو بھئی آپ کی مہربانی, تاڑی مہربانی. خیر احمد, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کمبینیشن کی بات کر رہے ہیں ٹیم کی, تو آپ نے کہا کہ جب اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اس میں لوپ ہولز ہے اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمبینیشن اچھا نہیں ہے. آپ کے خیال سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بالنگ پہ زیادہ کام کرنا چاہیے اور اسے ایک بات سے نکل جانا چاہیے, تو اگر ہم اپنے اوپنرز کی بات کریں, مڈل آرڈر کی بات کریں, یہ وہ سسٹم ہے جہاں پہ ہم نے ہمیشہ لیک کیا ہے, آپ کے اکارڈنگلی کیا ہونا چاہیے تھا ایک اسکواڈ جس سے ہم تھوڑی بہتر پرفارمنس کرتے یا ٹریک ریکارڈ کو ہی قائم رکھ لیتے, کچھ نہ کرتے تو؟ ہاں جی بالکل. دیکھیے ایک تو ہمارا بڑا کمزور شعبہ رہا ہے, اگر آپ ریکارڈز اٹھا کے دیکھیے پچھلے 2-3 برس کے, تو ہم سپن کے شعبے میں بہت اسٹرگل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس جو ایک لڑکا ہے راولپنڈی کا, مہران ممتاز, وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اسپنر ہے, بہت اچھا, اور جو نیوزی لینڈ میں بیسکلی گیند اسپن بہت کم کرتا ہے, آپ کو وکٹ ٹو وکٹ تیز گیند کرنا ہوتا ہے, اسکیڈ کروانا ہوتا ہے, جیسے عماد وسیم, تو وہ یہ کام بہت اچھا کرتا ہے. آپ کے پاس وہ ایک چوائس تھی, بہت زبردست چوائس تھی, آپ ان کو لے کے جانا چاہیے تھا تاکہ تھوڑا اسپن میں آپ کے مضبوطی آتی. انفارچونیٹلی ابرار انجرڈ ہیں, شاید وہ ہوتے تو بہتری ہوتی, لیکن اسپنرز کا اتنا وہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کی بیٹنگ میں آپ یہ دیکھیے کہ حارث نہیں ہے, محمد حارث کا میں نے ذکر کیا کہ بہت ہی فلیمبیونٹ پلیئر ہیں, اوپنر ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ اوور آل ٹیم کمبینیشن کی بات کریں, ابھی ایک لڑکا صاحبزادہ فرحان ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ فارم میں تھا, یہ بھی نیشنل T20 میں کھیلا ہے, اس کو ایک میچ نہیں کھلایا انہوں نے پہلے 3 T20 میں. میں یہی بات کر رہا تھا نا کہ جب آپ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہو نا, تو نہ تو آپ کھل کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, کرنا بھی اور کھل کے بھی نہیں کرنا ہے. حسیب اللہ گیا ہوا ہے کوئٹہ سے, بھی وکٹ کیپر بیٹسمین ہے, بہت اچھا پلیئر ہے. آپ وہ مڈل آرڈر میں بھی کھیلتا ہے, ٹاپ آرڈر میں بھی. آپ نے کہا کہ مڈل آرڈر میں اس کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں, آپ نے ایک میچ نہیں کھلایا. افتخار کو آپ ایک میچ میں بٹھا دیتے تو کیا قیامت آ جاتی. پرابلم از دیٹ کہ آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہے, نہ آپ کو پتا نہیں ہے کس پلیئر کو کس نمبر پہ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے افتخار کو پہلے 2 T20s میں پہلے بھیج دیا, اسپنر کے اوپر بھیج دیا, اور سب کو پتا ہے کہ افتخار سٹرگل کرتا ہے اسپن کے اوپر, وہ بہتر ہے پیس کے اوپر, اور اس نے تب T20 میں اچھا پرفارم کیا. آپ اس کو سٹیٹس دیکھیے گا جب وہ آخری نمبروں پہ آتا ہے کہ یار ایک ہی سچویشن ہو, آؤ اور مارو, تیسرا کوئی آپشن نہ ہو. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو تھوڑا میں یہ کہوں گا کہ پلیئر اتنے برے نہیں ہیں, ان کی یوٹیلائزیشن کافی بری ہے. اچھا ایک اور چیز جو زیادہ تنقید کی جا رہی تھی وہ یہ تھی, آپ کو یاد ہے کہ دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں. ماضی میں جو ہم نے دیکھا کہ جب بابر اعظم کپتان تھے تو یہ چیزیں بہت زیادہ ٹیلی ویژن پہ بہت سارے جو سپورٹس اینالسٹ ہیں, اب یہ والی چیز جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس قسم کے بیٹسمین ہمارے پاس ہیں, تجربے کے لیے اگر آپ کرنا تھا تو ان کو استعمال کیا جا سکتا تھا, کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ ایلیمنٹ جس کا آپ لوگ ذکر کر رہے تھے وہ آج بھی موجود ہے؟ دیکھیے دوستی یاری والا جو کلچر ہے وہ پاکستان میں شروع سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پہلے بھی تھا. اور اب جو مسئلہ ہے یہ ڈرتے ہیں, یہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم میچ, ان کو ہار سے ڈر لگتا ہے. جو بھی ٹیم, یاد رکھیے گا, ہار سے ڈر جائے وہ کبھی بڑی ٹیم نہیں بن سکتی. جو ٹیمیں ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں, جن ٹیموں کا میں مثال دے رہا ہوں, وہ ہارتی ہیں, وہ پوری سیریز بھی ہارتی ہیں, وہ میچز بھی ہارتی ہیں. لیکن جب وہ ایک بار نئے لڑکوں کو بنا دیتی ہیں نا, وہی لڑکے آگے سالوں ان کو جتواتے ہیں. تو یہ چھوٹی ہار آگے کی بڑی جیت ہے. ویژن نہیں, یہ ڈرتے ہیں کہ ایک میچ ہار گئے تو سوشل میڈیا کیا کہے گا, یا ویسے میڈیا کیا بات کرے گا, عوام کیا کہے گی. اس ڈر کی وجہ سے یہ کھل کے پلیئر کو موقع ہی نہیں دیتے. All right. احمد, تھینک یو سو مچ فار بینگ دیئر ان اسلام آباد, اور آپ سے اچھی پروڈکٹیولی, ہرمیت نے بڑے اچھے سوال کیے آپ سے, اور ان سارے سوالوں کا جواب جس طرح سے آپ نے دیا ہے کہ بھئی آپ کو کھل کر کھیلنا پڑے گا. وہ کرکٹ کا میدان ہو تو اگر آپ رسک بھی لے رہے ہیں یا کوئی چیز آپ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کھل کر کھیلنا پڑے گا, اور وہ ایگریشن ہماری ٹیم میں فار دا ٹائم بینگ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بریک کے بعد کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने सोचा कि आज थोड़ी सी हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। हरमीत, अगर हम बात करें अपनी कदीम तरीन तहजीबों की, तो 3 ऐसी तहजीबें जो कि सिरे फहरिस्त हैं, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो और मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। लेकिन आज हमने सोचा कि किसी एक तहजीब को पकड़ते हैं और आपको वहाँ की सैर भी कराते हैं, क्योंकि हमारे और आप समेत बहुत बड़ी तादाद में हरमीत सयाह ऐसे हैं जो कि वहाँ जाते हैं, हिस्टोरियन ख़ास तौर पर उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो साहिवाल से हमें शाहिद रफ़ीक इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। आइए हड़प्पा की सैर करते हैं। बर्रे सगीर में इंसानी तहजीब तमद्दुन की तारीखी अलामत तहजीब हिंद और तहजीब सिंध समझी जाती हैं। सरजमीन पाकिस्तान में तहजीब सिंध से जुड़ा शहर हड़प्पा आज से तकरीबन 4,500 साल पहले वजूद में आ चुका था। ये तहजीब सिलसिला हमालिया से लेकर बोहरा अरब तक 4.5 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। हड़प्पा जो मनसूबा बंदी से तामीर किया गया था, जिसके आसार जाहिर करते हैं ये कलाबंद शहर था, जबकि शहर की साइड पर कब्रिस्तान के आसार भी मिले हैं, जिनसे मालूम होता है कि यहाँ रहने वाले अपने मरने वालों को दफनाया करते थे। हड़प्पा से निकलने वाले नवाजात को रखने के लिए 1967 में म्यूजियम तामीर किया गया। यहाँ कदीमी मोहरें, पीतल और पत्थर के बने औजार, खेल और इंसानी इस्तेमाल की चीजें रखी गई हैं, जो मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर से भी मुमासलत रखती हैं। म्यूजियम में मौजूद मुजस्मे मालूम होता है यहाँ की खवातीन बनाओ सिंगार की भी शौकीन थी। म्यूजियम में हड़प्पाई तहजीब व तमद्दुन के कदीम कब्रिस्तान से दरियाफ्त होने वाले 2 कदीम इंसानी ढांचे भी मौजूद हैं। म्यूजियम में कदीम तहजीब की इंसानी इस्तेमाल की अशिया देखकर अकल दंग रह जाती है कि 5,000 साल पहले इंसान कितना तरक्की कर चुका था। हड़प्पा म्यूजियम आप लोगों ने यहाँ पे अक्सर देखा भी होगा और डिटेल में आप देख भी रहे हैं कि आजकल इसकी डेवलपमेंट के लिए ना पंजाब गवर्नमेंट बहुत फयाजी से हमें फंड अनायत कर रही है। नई म्यूजियम बिल्डिंग भी आप देखिए साइड पे बन रही है। हमारा ऑडिटोरियम कंप्लीट हो चुका है। अहले इलाका का इस पर कहना है कि हड़प्पाई तहजीब के मालिक हड़प्पा शहर को मजीद हुकूमती तवज्जो की जरूरत है, ताकि यहाँ पर सियाहों की आमदोरफ्त बढ़ सके, जो इलाके के लिए भी जरूरी है। शाहिद रफीक, पब्लिक न्यूज, साहिवाल। क्या बात है सोहा। अगर हम देखें तो हमारे पास यानी इस किस्म के शहर और इस किस्म की तहजीब बहुत सारे कम ममालिक को नसीब हुई है, और बहुत सारे ममालिक उसका फ़ायदा जिस तरीके से उठा रहे हैं, हमने उस तरह नहीं उठाया। हड़प्पा की बात की जाए जब आप हिंदुओं की मुक़द्दस किताब ऋग्वेद को पढ़ेंगी तो ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। 1200 साल पहले जो लिखी गई थी, शहर के हवाले से जो चीज़ें लिखी गई थी, यानी उस वक्त वहाँ पे जो चीज़ें सामने आई और अब हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि उस वक्त इंसान कितना आगे निकल चुका था, और बहुत सारी चीजों के हवाले से जो जिद्दत थी, यानी उस जमाने में वो जदीद चीजों से बिल्कुल वो ये शहर वहां पे चीजें मौजूद थी। तो इस तरह अगर हमने अपने मेहरगढ़ की बात की तो मेहरगढ़ 1974 में मेरे ख्याल में फ्रांसीसी और पाकिस्तानी जो माहिरीन थे उन्होंने इस इलाके को दरियाफ्त किया। और इसी तरह अगर हम बात करें तो जब तहकीकात हुई और मुख्तलिफ चीजों पर रिसर्च हुआ तो कहा जाता है कि जनूबी एशिया में पहली बार गंदम की जो ज़राअत थी ना, यहाँ पे गंदम उगाने का जो था, फिर जानवरों को पालने का जो तरीकाकार था, वो इस मेहरगढ़ में दरियाफ्त, और लोगों ने इस हवाले से काफी उस पर काम किया। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे खूबसूरत इलाके आप इस वक्त अगर हम टैक्सला की तरफ आते हैं तो टैक्सला में आप हैरान होंगी कि पहली यूनिवर्सिटी यहाँ बनती है। फिर आप अशोका द ग्रेट का जो ज़माना था उसको आप यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ऐसे सियासत के हवाले से अगर हम देखें माजी में जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें, खासकर महाभारत के इलाके की मैं बात करूँ तो आपके इस पार ही पड़ता है। बिल्कुल आप यहाँ से निकले 2-2.5 घंटे का फासला है जहाँ पे महाभारत। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन उनको उसी तरह महफूज नहीं बनाया गया जो बनाना चाहिए था। अब कौमें हरमीत वही कामयाब होती हैं जो कि अपनी तारीख से जुड़ी रहती हैं, तो आने वाली जनरेशन के लिए इन सबको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।